हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र और एलसीएम के बारे में पढ़ चुके थे। हमने डिवीजन एल्गोरिथम भी पढ़ा था। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स बेस्ड ऑन जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र एंड एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन पे बेस्ड जो बेसिक थ्योरम्स हैं वो हम पढ़ेंगे। जिसके अंदर जो वेरी फर्स्ट थ्योरम आती है, थ्योरम नंबर 1, उसकी स्टेटमेंट इस टाइप से है। वो है थ्योरम नंबर 1, इफ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या था? डिवीजन एल्गोरिथम था। देन द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ ए बी, ये उसका सिंबल होता है, इक्वल टू होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ बी आर। क्लियर? ये आपके एनटीटी मैथ के हम एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आता है। तो यहां से देखिए, हमें प्रूव करना है कि जो ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा वो बी आर के इक्वल, बी आर के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर के इक्वल होगा। तो पहले हम दोनों को सपोज ही कर लेते हैं। तो यहां से आप लिखोगे लेट जो ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो D1 है एंड जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है बी आर का वो D2 है। क्लियर? अब हमें क्या प्रूव करना है? नाउ वी हैव टू प्रूव कि जो D1 है वही D2 होगा। ये हमें प्रूव करना है कि दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर D1 D2 ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसके बाद इफ D1 is the greatest common divisor of A and B, then अगर A और B का greatest common divisor है, D1 is the divisor of A and D1 is the divisor of B also। अब A का भी डिवीजर होगा, B का भी डिवीजर होगा। क्लियर? उसके बाद नाउ D1 is the divisor of A minus BQ also। अब A minus BQ कैसे आया? Where Q is any integer। क्लियर? अब ये हमने लिखा using थ्योरम 5 जो प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर आई थी। अब थ्योरम 5 क्या स्टेट करती है उसको मैं यहां लिख देता हूं कि अगर कोई C है जो वो डिवीजर है A का एंड C है जो डिवीजर है B का, दिस इंप्लाइज जो C है वो AX प्लस BY का भी क्या होगा? डिवीजर होगा। ये थ्योरम 5 के अंदर आया था। यानी कि AX कोई कांस्टेंट यानी कि 1, कोई भी इंटीजर था, Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये भी क्या है? इंटीजर है। दिस मीन्स D1 है जो इसको भी डिवाइड करेगा। उसके बाद दिस इंप्लाइज D1 इज द डिवीजर ऑफ। अब A में से अगर यहां से BQ माइनस करोगे वो किसकी वैल्यू आएगी? R की। यानी कि D1 किसका डिवीजर होगा? R का। अब रीजन क्या है? बिकॉज R की वैल्यू क्या है? A माइनस BQ। ये हमने लिख लिया अभी। अब यहां से देखिए, D1 डिवाइड करता है R को और जो D1 है वो तो B को डिवाइड करता ही था। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हेयर D1 इज द डिवीजर ऑफ R एंड D1 is the divisor of B, then we can say that D1 is the common divisor। ये क्या है? common divisor of B and R। ठीक है? B R का क्या है? common divisor है। बट जो D2 है इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ B एंड R। अब जो D2 है वो क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, लेकिन D1 क्या है? ओनली कॉमन डिवीजर है। एक सिंपल कॉमन डिवीजर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर में डिफरेंस होता है। दिस इंप्लाइज जो D1 है वो किसका डिवीजर होगा? D2 का भी डिवीजर होगा। बिकॉज एज वी नो दैट कॉमन डिवीजर है, जो कॉमन डिवीजर है वो हमेशा डिवीजर होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का। ये प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा था। क्लियर? तो D1 किसको डिवाइड करता है? D2 को। अब अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं सिमिलरली D2 भी D1 को डिवाइड करेगा, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे। अब यहां देखिए है, अब जो सेकंड स्टेटमेंट थी B और R का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर था वो D2 था। हेयर इसका मीनिंग क्या होगा कि जो D2 है वो B का भी डिवीजर है एंड D2 है जो वो किसका है?
आर का भी डिवीजर है भी, D2 भी दोनों का है, बी और आर का, और D1 कॉमन डिवीजर है, D2 क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है। अब उसके बाद देखिए D2 है जो वो B को डिवाइड करता है। अगर मैं ये लिखूं कि जो D2 है वो B Q को भी डिवाइड करेगा, Q बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो बात एक ही है। अब देखिए अगर मैं बोल रहा हूं कि 8 है जो वो 2 से डिवाइड होता है, यानी कि 2 इज द डिवीजर ऑफ 8, अगर यहाँ मल्टीपल में कोई x लिख दूं मैं तो ये तब भी तो डिवाइड ही होगा। क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ा? यानी कि मल्टीप्लाई में अगर कोई मैंने इंटीजर लगा दिया, यानी कि अगर D2 है जो B को डिवाइड कर रहा था तो वो BQ को भी डिवाइड करेगा भी। एंड यहाँ से देखिए जो D2 है इज द डिवीजर ऑफ R की जगह हम क्या रख देंगे, A माइनस BQ, ऐसा ही है, R की वैल्यू यहाँ आई थी A माइनस BQ। अब देखिए जब सेम नंबर किन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो नंबर उनके दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, उन दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज D2 ऑल्सो द डिवीजर ऑफ BQ, और इसको प्लस कर देते हैं A माइनस BQ, ये कैंसिल हुआ, यानी कि जो D2 है वो किसका डिवीजर होगा, A का भी क्या होगा, डिवीजर, ये हमने प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं D2 इज द कॉमन डिवीजर ऑफ A एंड B, क्योंकि B को तो डिवाइड करता ही था, A का हमने प्रूव कर दिया। तो अगर D2 कॉमन डिवीजर है A एंड B का, बट D1 क्या है, इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ A एंड B। दिस इंप्लाइज जो D2 है वो किसका भी डिवीजर होगा, D1 का, जो अभी हमने लिखा था कि जो कॉमन डिवीजर है, कॉमन डिवीजर वो किसका डिवीजर होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का, हमेशा। क्लियर? तो यहां से हम लिखेंगे नाउ D1 किसका डिवीजर था, D2 का। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूव की थी, ये फर्स्ट, इसको आप सेकंड मान लो, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो D1 इज द डिवीजर ऑफ D2 एंड D2 इज द डिवीजर ऑफ D1। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। क्लियर? अब देखिए दो नंबर है एक दूसरे को डिवाइड कर पा रहे हैं, दिस मीन्स ये क्या हुआ कि जो D1 है वो किसके इक्वल होगा, D2 के। जैसे अगर मैं दो नंबर 4 8 ले लेता हूँ, मैं बोल रहा हूँ 4 8 को डिवाइड करता है 8 4 को, वो तो गलत हो गया भी, है कि नहीं। अगर वो दोनों अलग अलग हैं तो एक दूसरे को डिवाइड कभी नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर वो दोनों सेम हैं तभी एक दूसरे को डिवाइड कर पाएंगे। और यहाँ पे जो D1 एंड D2 है वो किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से। क्लियर? तो दिस मीन्स हमने यही प्रूव करना था कि D1 और D2 यानी कि D1 इसका डिवीजर और इसका डिवीजर दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो ये आपकी थ्योरम फर्स्ट, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए जो थ्योरम नंबर सेकंड है, काफ़ी लेंथी थ्योरम है, इसको ध्यान से समझते हैं। इफ D इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ A एंड B, ये कोई नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स M एंड N, जहां M और N कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, सच दैट D को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ MA प्लस NB। M और N क्या है, इंटीजर है। वेयर D इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ MA प्लस NB, और D क्या है, सबसे छोटी वैल्यू होगी इस फॉर्म की। क्लियर? अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं भी एक्चुअल में ये बोलना क्या चाह रहा है। भी प्रूफ तो हम तब करेंगे ना जब हमें समझ में आएगा भी ये गिवन है, ये हमें बताना है। तो इसको हम इस तरीके से मान लेते हैं कि जैसे दो नंबर हैं 15 और 20, जो A और B का काम कर रहे हैं, ये A का काम कर रहे हैं, ये B का काम कर रहे हैं। क्लियर? अब इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है 15 और 20 का, वो है 5, जो किसका काम करेगा, D का काम करेगा। किसका? D की जगह काम करेगा। अब ये बोल रहा है कि इस D को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि M इंटू A यानी कि 15 प्लस N इंटू B यानी कि 20, यानी कि इनके मल्टीपल की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बीच में प्लस साइन होगा। अब M की वैल्यू हम क्या पुट करें, हम M की जगह -1 रख देते हैं 15, N की जगह 1 रख देते हैं 20, 20 माइनस 15 करोगे तो क्या आएगा 5, जहाँ M की वैल्यू क्या है -1 और N की वैल्यू क्या है 1। ये सारा मुद्दा है भी। मेन मुद्दा ये है कि D को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को। इसी से रिलेटेड सारी थ्योरम है। क्लियर? अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम प्रूव क्या करने वाले हैं इस थ्योरम के अंदर।
क्लियर? ऐसे स्टेटमेंट पढ़ने से सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो इसका जो प्रूफ है, डेरिवेशन है, वो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इजी सा है, लेंथी ज़रूर है लेकिन है काफ़ी आसान। अब इसके लिए हम मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, ये कोई भी दो इंटीजर्स है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमने क्यों यूज़ किया? हम इसको डिवीज़न एल्गोरिथम भी बोल देते हैं कई जगह, डिवीज़न एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा अगर आपने पढ़ना है अच्छी तरीके से, क्या है ये, क्लास 10th में आया था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। इसका काफ़ी यूज़ होता है, HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ए और बी हमने इंटीजर लिए हैं, वेयर ए है जो ग्रेटर देन है बी से। क्लियर? ए बड़ा इंटीजर है, बी छोटा इंटीजर है, इक्वल नहीं ले सकते। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R1 हमने लिख लिया। ठीक है? R1 क्या है? रिमाइंडर। अब इसको लिखने से पहले मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड वो इक्वल होगा डिवीजर इनटू में कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। अब आपको लग रहा है कि सर ये तो सभी को पता है, ये क्यों लिखा है? अब इसका भी मुद्दा है, कुछ ना कुछ बताएंगे इसको भी। तो अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से हम रिजल्ट लिखते हैं कि जो a की वैल्यू होगी बी क्यू प्लस R1 होगी। ठीक है? वेयर जो ये R1 है वो क्या है? रिमाइंडर है, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से ग्रेटर देन होगी और b से लेस देन होगी। क्लियर? यही तो डिवीजन एल्गोरिथम था। अब a डिविडेंड है, b डिवीजर है, q कोसेंट है, R1 क्या है? रिमाइंडर है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अब जिससे डिवाइड किया है b को यहां ले आओ और उसको किससे डिवाइड करो? R1 से। लेट अस सपोज वो क्या आया? Q1 आया। ठीक है ना? लेट अस सपोज वो क्या आया? Q1 आया भी। या फिर इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं भी यहाँ Q1 और यहाँ Q2, भाई जैसे मर्जी लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। क्लियर? तो ये Q1 और Q2 लिख लिया। अब यहाँ से ये आया R2, कोई रिमाइंडर बच गया, क्योंकि सेम नंबर तो हम ले नहीं सकते। भी Q1 यहाँ लिख दिया तो Q2 बढ़ा देते हैं, R1 लिख दिया तो R2 बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है वो क्या है? R2, और R2 की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। और डिवाइड करने वाला क्या है? आप देखो, B डिविडेंड का काम कर रहे हैं, R1 डिवीजर का काम कर रहे हैं, Q2 कोसेंट का काम कर रहा है और R2 क्या है? रिमाइंडर। और रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होता है और किससे? भाग देने वाले यानी कि डिवीजर से छोटा होता है, तो R1 से। क्लियर? यूक्लिड डिवीजन लेमा की ये स्टेटमेंट है। इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या आएगा? R1। अब हम जो डिवीजर है उसको तो डिविडेंड में चेंज कर रहे हैं और रिमाइंडर को किस में चेंज कर रहे हैं? डिवीजर में। तो ये ध्यान रखना, डिवीजर को हमने चेंज करना है डिविडेंड में और रिमाइंडर को किस में चेंज करना है? डिवीजर में। और ये कब तक चेंज करना है वो बताते हैं। अब यहाँ क्या आएगा? R1। अब R1 को हमने किससे डिवाइड करना है? R2 से। लेट सपोज कोसेंट Q3 आया और रिमाइंडर आ गया R3। अब यहाँ आप क्या लिखोगे? वेयर कि जो ये रिमाइंडर है R3 वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइड करने वाले से तो छोटा होगा, R2 से। क्लियर? अब ऐसे ही हम R2 लिख लेते हैं। अब आगे R2 है तो अब डिवाइड किससे करना है? R3 से। यहाँ क्या आएगा? Q4 और रिमाइंडर लेट सपोज क्या है? R4। और जहाँ हम लिख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है R4 वो 0 से तो बड़ा होगा, डिवाइड करने वाले यानी कि R3 से क्या होगा? छोटा होगा। सो ऑन, ये प्रोसेस हम चलाते जाते हैं और यहाँ लिख लेते हैं Rn-2 आया। अब देखो R1 R2 R3 सोन। अब देखो 1 2 3 3 2 3 4 4 ऐसा आ रहा है। अब Rn-2, अब इससे एक बढ़ के आएगा, एक बढ़ के आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? इसमें 1 ऐड करोगे तो R-1 हो जाएगा। अब इसमें फिर एक बढ़ेगा तो ये क्या हुआ? Qn प्लस अब R4, ये R3 था, R3 में फिर एक और बढ़ेगा, ये R3 में, तो इसमें अगर एक और बढ़ाओगे तो ये क्या बनेगा? Rn। अब ये जो Rn है, क्लियर, ये 2 था, ये Rn हुआ। वेयर जो Rn की वैल्यू है ये क्या होगी? 0 से बड़ी और भाग देने वाले
आर एन माइनस वन से छोटी होगी। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ आर एन माइनस वन को ले आऊँ, क्या ले आते हैं, आर एन माइनस वन को। अब आर एन माइनस वन है, 2 के बाद अगला 3, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, आर एन, और यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू एन प्लस वन आ जाएगा अभी, प्लस अब रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर यहाँ क्यू एन प्लस वन है तो ये रिमाइंडर क्या बचा, आर एन प्लस वन, वेयर जो 0 लेस देन इक्वल होगी, रिमाइंडर क्या है, आर एन प्लस वन, लेस देन होगा किससे, डिवाइड करने वाला कौन है, आर एन से। क्लियर। ये जो प्रोसीजर है ये लास्ट तक चलता जाता है। अब ये प्रोसीजर कब स्टॉप होगा, जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना। ये जो प्रोसीजर है, ये जो हम करते जा रहे हैं प्रोसीजर, ये स्टॉप्स यानी कि रुकेगा कब, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर क्या है, यहाँ ये आया है, जब तक ये 0 नहीं होगा भी आगे बढ़ते जाएंगे सो ऑन। हमें नहीं पता कितने स्टेप हो गए, हो सकता है ये 2 स्टेप में खत्म हो जाए, हो सकता है 20 में खत्म हो जाए, हो सकता है 100 स्टेप के अंदर खत्म हुई। क्लियर। यानी कि इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये प्रोसीजर तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो ये हुआ यूक्लिड डिवीजन लीमा, जिसको हम डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, जो क्लास 10th का टॉपिक है। तो देखो ऐसे ही सीक्वेंस से हमने इसके हिसाब से ये सारा कुछ बना लिया। अब उसके बाद देखो यहाँ क्या है, जो R1 है वो 0 से बड़ा है, B से छोटा है। अब R1 R2 से बड़ा है, R2 R3 से बड़ा है, R3 R4 से बड़ा है, सो ऑन। तो हम क्या लिखते हैं, अब इसको थोड़ा अलग सा कर लेते हैं ताकि आपको अलग अलग दिखे। हेयर जो R1 रिमाइंडर है वो तो सबसे बड़ा है, उसके बाद क्या है R2, उसके बाद R3, सो ऑन, लास्ट में कहाँ तक है, Rn तक। यानी कि रिमाइंडर Rn और Rn प्लस 1 तक भी लिख सकते हो आप। Rn प्लस 1 इज द सेट ऑफ रिमाइंडर। ये क्या है, सेट ऑफ रिमाइंडर्स है भी। क्लियर। यानी कि पहला रिमाइंडर बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे चलता जाता है। क्लियर। ये यूक्लिड डिवीजन लीमा के अंदर भी आता है। अब उसके बाद मेन मुद्दा क्या है कि हमें इस प्रोसेस को रोकना है। ये चलती हुई गाड़ी है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही भी। अब इसको रोकेंगे कैसे, कुछ ना कुछ तो ब्रेक वगैरह लगाने पड़ेंगे। अब हम ब्रेक कैसे लगाते हैं कि ये जो रिमाइंडर है इसको 0 मान लेते हैं, भी लास्ट में जाके ये है जो वो क्या होगा 0, तो गाड़ी को ब्रेक लग जाएंगे, वरना आप इतना लिख देंगे कि ये बोर्ड पे भी नहीं आ पाएगा। क्लियर। तो हम मान लेते हैं लेट कि जो रिमाइंडर है Rn प्लस 1 इज इक्वल टू ये क्या आ गया 0। भी अब हमें शांति मिली कि कहीं ना कहीं तो ये खत्म हुआ, वरना ये तो चलता जाता। तो ये रिमाइंडर हमने बना दिया 0। अब अगर ये रिमाइंडर 0 है ना, तो इस Rn माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, Rn माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं Rn इज इक्वल टू Rn इंटू में Qn प्लस 1, और प्लस में 0 लिखो ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो मैं रहने देता हूँ, इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि आपकी कॉपी पे मत लिखना, क्योंकि वहाँ रफ करने का ऑप्शन नहीं है। अब Rn माइनस 1 इज इक्वल टू Rn इंटू Q माइनस 1। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि Rn माइनस 1 अपॉन Qn माइनस 1, ये क्या आ गया, Rn हो गया कि नहीं हो गया, Rn हो गया। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि Qn माइनस 1 इज इक्वल टू Rn। दोनों ऑप्शन है भी हमारे पास। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अरे अभी यही तो लिखा था, अब यहाँ Rn लिख लो और ये क्या आएगा Qn प्लस 1। ठीक है ना, ऐसे हो जाता है कई बार जल्दबाजी में। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो Rn माइनस 1 है और ये जो Qn सारे के सारे एक जो भी इसके अंदर लिखे हैं ना, इस प्रोसीजर के अंदर सारे के सारे इंटीजर हैं। तो इससे हमें समझ में आया कि Rn माइनस 1 है जो वो Rn से भी डिवाइड होता है, तभी तो इंटीजर आया है। दिस इंप्लाइज जो Rn है इज द डिवीजर ऑफ Rn माइनस 1। तो इसका क्या होगा, वो डिवीजर होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या होगा, अगर ये Rn इसको डिवाइड करता है और मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ Rn कोमा Rn इज इक्वल टू Rn, ऐसे लिख सकते हैं भी। Rn माइनस 1 और Rn अगर इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकाले तो Rn ही बनेगा, क्योंकि Rn
इससे भी इसको भी डिवाइड करता है और खुद को तो ये डिवाइड करेगा ही, ये प्रीवियस थ्योरम में हमने पढ़ा था। तो ये इसका क्या हो गया, डिवीजर हो गया। क्लियर। अब उसके बाद अगले मुद्दे पे आते हैं। अब आर एन और आर एन माइनस वन, जो अभी जो प्रीवियस थ्योरम हमने पढ़ी थी उसमें क्या था कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो, तो जो ए बी का क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, वही किसका होगा, बी आर का होगा। ये अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट के अंदर। तो अब देखिए ए बी, जैसे यहां था ए बी का जो होगा वही बी आर वन का होगा। अब देखो ये ए है ये बी है, अगर जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इनका है वही आर एन और आर एन प्लस वन का भी होगा, है कि नहीं। अब देखो आर एन माइनस वन आर एन वो यहां भी है, इन दोनों जगह जो बी और आर, अब देखो ये सारी लाइन ए का काम कर रही है, ये बी का, दूसरी फिर क्यू का और फिर आर का। अब देखो यहां से इन दोनों से जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जी सी डी इन दोनों का होगा वही तो इन दोनों का होगा, है कि नहीं। वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा, इन दोनों का। अब ऐसे बैक 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 चले जाएंगे तो जो R3 R4 का कॉमन डिवीजर होगा वही R3 R2 का होगा, जो R2 R3 का होगा वही R2 R1 का होगा, जो R1 R2 का होगा वही R1 B का होगा, और जो B R1 का होगा वही क्या होगा, AB का होगा। ऐसे बैक 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 चलते जाते हैं। तो यहां से हेयर हम क्या बोल सकते हैं कि जो A और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, A और B, वही किसका होगा, B R1 का होगा, वही किसका होगा, B R1 हो गया। अब R1 R2 का होगा, R1 R2 इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद अब R2 और R3 का भी वही होगा, R2 और R3 का भी वही होगा। क्लियर। सोन ये कहां तक चला जाएगा, लास्ट तक। लास्ट तक किसके इक्वल होगा, जो अभी हमने लिखा है कि आर एन माइनस वन और आर एन सभी का क्या होगा, आर एन होगा। भाई ये क्या आया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर आया सभी का। क्लियर। उसके बाद अब जो नेक्स्ट मुद्दा है वो है यहां से, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। भी आर एन इन सभी का हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर प्रूव कर दिया। अब उसके बाद जो इक्वेशन फर्स्ट है, अगर इसमें से आपको आर वन की वैल्यू निकालनी हो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हम R1 की वैल्यू अगर निकालें तो A में से ये BQ1 माइनस हो जाएगा, A माइनस BQ1, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम MN की फॉर्म में लिखें, दिस इंप्लाइज R1 इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस माइनस का Q1 इंटू B लिख सकते हैं भी, ठीक है। वेयर जो m की वैल्यू है वो 1 है और n की वैल्यू है जो माइनस Q1 है, यानी कि फर्स्ट को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है ना। उसके बाद अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें हम, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब R2, जो R2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, B में से R1 Q1 माइनस होगा, B माइनस R1 Q1, सॉरी Q1 R1 Q2 है, B R2 Q2 है, ये ध्यान रखना। अब देखो R2 तो एज इट इज माइनस इज इक्वल टू B माइनस R1 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ ये सारी, तो ये क्या आया, A माइनस BQ1 इंटू Q2। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, B माइनस AQ2 माइनस माइनस प्लस BQ1 Q2। तो अब हम क्या करते हैं, A और B को अलग अलग फॉर्म में लिख लेते हैं। A के साथ तो ये क्या है, A इंटू में माइनस Q2, इन दोनों में से B कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचा, 1 प्लस Q1 Q2, ठीक है। अब इंटू में क्या है, B, इस फॉर्म में लिख लिया किसको, R2 को। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेयर M की वैल्यू क्या आई, माइनस Q2, एंड जो N की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 प्लस Q1 Q2। अब हम इन सभी को किसकी फॉर्म में लिखते जा रहे हैं, MA प्लस NB की फॉर्म में। सो ऑन लास्ट तक आप चलते जाएं, लास्ट स्टेप यहाँ आएगा Rn माइनस 2। इसको अगर R2 है तो अगर ऐसे ही आप R3 को लिखोगे तो वो भी सम किस फॉर्म में लिखी जाएगी, M
कौन सी फॉर्म थी भैया, एम ए प्लस एन बी। अब एम एन नहीं ले, अब जैसे फर्स्ट है तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, M1 और इसको मैं लिख सकता हूँ N1। क्लियर। जो R1 है वो किस फॉर्म में लिखी गई, R1 इक्वल टू M1A प्लस N1B। जो ये R2 थी वो यहाँ से किस फॉर्म में लिखी गई, इसको हम M2 मान लेते हैं, इसको N2 यानी कि M2A प्लस N2B इस फॉर्म में लिखी गई। अब R3 को हमने क्या लिखा है, M3 और N3B में। अब अगर लास्ट में कौन सा है, Rn-1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Mn-1A प्लस Nn-1B। और लास्ट में बिल्कुल अगर Rn है तो इसको लिख सकते हैं Mna और Nn-B। क्लियर। और यहाँ से हम लिख देते हैं वेयर जो ये Mn है वो M का काम कर रहा है, जो Nn है वो N का काम कर रहा है। क्लियर। तो इन सभी को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो ये हुआ हमारा प्रूफ यहाँ तक कि D को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, Ma प्लस NB। ठीक है ना। ये R1 R2 R3 सो ऑन हमने इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। तो लास्ट में ये D क्या था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, और वही तो क्या है, Rn है कि नहीं। Rn को ही लिखना था हमने कि इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये लास्ट में हमारी क्या फॉर्म बनी भी, यही क्या होगी, रिक्वायर्ड फॉर्म होगी। ये R1 R2 R3 ये जो भी था ये सारा D नहीं था। D क्या आया था हमारा, यहाँ पे देखो ये क्या था, D था। और D क्या था, AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। और देखो AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या आया था, Rn, और जो हमने क्या लिया है D। और D को किस फॉर्म में लिख दिया हमने, Ma प्लस NB की फॉर्म में। तो ये हमने लिख दिया अभी। अब लास्ट लाइन रहती है कि जो D है वो लिस्ट वैल्यू होगी Ma प्लस NB की। अब अगर D A और B का डिवीजर है तो मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ क्योंकि स्पेस काफ़ी कम रह गया अभी। तो यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ जो D है वो A का भी डिवीजर है एंड D है वो B का भी डिवीजर है। दिस इंप्लाइज D है वो AX प्लस BY का भी क्या होगा, डिवीजर होगा कि नहीं होगा। जहाँ X और Y क्या हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। अगर मैं इसको ये लिखूं कि D है वो डिवीजर होगा MA प्लस NB, वेयर MN क्या है, इंटीजर। बात तो एक ही है, XY लिख लो या MN लिख लो। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, D है जो MA प्लस NB को डिवाइड कर पा रहा है, डिवीजर है इसका। अगर ये डिवीजर है दिस मीन्स D से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू MA प्लस NB, क्योंकि डिवाइड करने वाला डिवाइड होने वाले से कभी बड़ा नहीं हो सकता। जैसे अब अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं 2 से भी हो जाता है, 4 से भी, 8 से भी। अगर 9 से डिवाइड करेंगे ऐसे थोड़े ना हो जाएगा, हाँ भी हो जाएगा लेकिन पॉइंट में आएगा, वो तो गलत हो गया ना, हम इंटीजर की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। दिस मीन्स अगर D इस कंप्लीट को डिवाइड कर पा रहा है, अब या तो इसके इक्वल होगा या इससे छोटा रहेगा, तो D इसकी क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी। क्लियर। तो ये हमें प्रूव करना था। तो ये है आपकी थ्योरम नंबर 2 जो काफी लेंथी है, लेकिन अगर ध्यान से A to Z स्टेप आपने ध्यान से सुने हैं, देखे हैं, तो एक बार में आपको समझ भी आ गई होगी। अगर मान लिया एक बार में आपको समझ में नहीं आ जाती, अब वीडियो तो डाल दी भी और इसको ना देखने के पैसे लगते हैं, और तो हम इसको चाहे एक बार देखें, चाहे 2 बार देखें, चाहे 50 बार देखें, कोई बस नेट ही तो लगेगा आपका। तो आप रिवाइंड करो, दोबारा थ्योरम 2 को 1-2 बार और पढ़ लो। अब किसी भी चीज़ को हमें कई बार पढ़ने की जरूरत क्या होती है, ये हो सकता है 1-2 स्टेप बीच में मिस हो गया हो कि जब हम पढ़ रहे थे बीच में किसी ने आवाज़ दे दी हो या किसी की कॉल आ गई हो या हम भटक के यूट्यूब से सॉन्ग्स पे चले गए हों। तो ऐसा कई बार कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, यार बोरिंग सा हो गया, नीचे सॉन्ग है, हाँ इसको चला लेते हैं, थोड़ी देर सुनते हैं, बाद में आ जाएंगे वीडियो पे। अब बाद कब होता है वो किसी को नहीं पता चलता, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखा करो। अगर आपको एक बार में कोई चीज़ क्लियर नहीं है, बीच में कुछ रह गया, आपने ध्यान से नहीं सुना, तो आप बैक जाइए, वीडियो दोबारा अच्छी तरीके से देखिए, साथ में पेन कॉपी रखें, हर एक स्टेप लिखते रहें, वीडियो को रोक दे भी, इतना हमने समझ लिया, ये लिख लेते हैं, उसको एक बार और लिखो। क्योंकि बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हो तो चीज़ें हमें याद होने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। या जैसे अब मान लिया कि छोटी क्लासों में आपने ऐड करना सीखा था 1 2 3, अब एक ही बार में थोड़े ना समझ में आ गया था, बार बार एडिशन के क्वेश्चन हमें मिलते गए, और आज हमसे किसी भी टाइप के एडिशन करवा लो हम सोल्व कर देते हैं। आज देखियो हमारा मैथ का लेवल कितना आ चुका है,
क्लियर। तो बार बार प्रैक्टिस करें, एक बार में अगर चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो उसको बार बार देखें ताकि अच्छे तरीके से क्लियर हो। और वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके व्यूज़ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन वीडियो डलते ही आपके पास आ जाए। क्लियर। तो आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट फिलहाल इतना ही। जो बाकी की नेक्स्ट थ्योरम है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।